नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं आपके साथ दीपाली। हमारे इस खास शो में होंगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। जारी गतिरोध के बीच बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार का 1 साल पूरा होने पर मंत्रियों के काम की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मौजूदा सरकार के 10 महीनों का कामकाज 10 साल की पुरानी सरकार पर भारी है। संसदीय दल की बैठक में पीएम ने 10 साल बनाम 10 महीने की सरकार की तुलना की। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि विदेश मामलों में सरकार ने 10 महीने में बीते 10 साल से ज्यादा काम किया है। बैठक के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पीएम ने काला धन मामले में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है और सांसदों से कहा है कि वो 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा जनता को दे। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का प्रभाव आम जनता में पहुंचने पर खुशी जाहिर की। भूमि अधिग्रहण बिल को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। सरकार ने लोकसभा में चर्चा के बाद बिल को समिति में भेजा है। इससे पहले सरकार ने आज लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल को पेश किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल बिल को पास कराने की योजना के तहत ही सरकार ने लोकसभा सत्र को 3 दिन के लिए बढ़ाया है। लैंड बिल को मार्च महीने में लोकसभा में पास कराया गया था, लेकिन राज्यसभा में सरकार की ओर से इसे पेश नहीं किया जा सका था। अध्यादेश की अवधि खत्म होने के बाद दोबारा अध्यादेश लाया गया था। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां इस बिल को लेकर सरकार को घेर रही हैं। विपक्ष इसे किसान विरोधी बता रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पीएम नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा वार किया है। संसद में भूमि अधिग्रहण बिल पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार किसानों की जमीन छीनना चाहती है। राहुल ने अपने भाषण के आखिर में कहा कि सबसे बड़े चोर सूट बूट पहनकर दिन दहाड़े आते हैं। मैं सोचता था कि चोर रात को आते हैं, छुप के आते हैं, खिड़की के अंदर से कूद कर आते हैं, मगर मुझे पता लगा कि सबसे बड़े चोर खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहनकर आते हैं। लैंड बिल पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और इशारों में रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सवाल पूछ लिया। अभी राहुल जी कह रहे ये सरकार सूट बूट है, सूट बूट की सरकार है, तो सूट बूट तो वो अपना जीजा का नाम लो ना, वो सूट बूट पहनता, हम नहीं पहनते। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफत में कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रही है। इलाहाबाद में बिल के खिलाफ ऐसा बवाल हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल के विरोध में पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक रहे थे, तभी बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता ने कांग्रेसी कार्यकर्ता के हाथ से पुतला छीन लिया। इसी बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। घंटों तक सड़क पर हंगामा होता रहा। अमेठी में फूड पार्क को लेकर एक ओर जहां हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंच गई हैं। अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने फसल की बर्बादी का हाल जाना है और खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों से मुलाकात की है। स्मृति ईरानी के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे और राहुल गांधी पर निशाना साधा। संजीव बालियान ने आरोप लगाया कि राहुल के पास पंजाब के किसानों का हालचाल लेने के लिए वक्त है, लेकिन अपने ही संसदीय क्षेत्र के लोगों की सुध लेने का वक्त नहीं है। आज हम आए हैं लोगों के मध्य में ये कहने के लिए कि जो उन्हें सहायता हम दे सकते हैं वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे पर राहुल ने भी पलटवार किया और कहा है कि ईरानी अमेठी गई हैं तो फूड पार्क भी वापस दिलाएं। पिछले 2 दिनों से गाजियाबाद में चल रही बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज समापन हो गया।
बैठक के अंतिम दिन अमित शाह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कार्यसमिति की बैठक में अमित शाह ने यूपी के कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर ये बात कही कि 2017 बीजेपी का होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूपी में 1,83,00,000 से ज्यादा सदस्य बीजेपी के बने हैं, यही बीजेपी को यूपी में फतह दिलाएंगे। मैं जब कहता था 75 से ज्यादा सीट आएगी, मेरे साथ कोई सम्मत नहीं था। आज भी आप मान कर चलिएगा, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कार्य समिति की बैठक का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मिशन 17 था। इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी पूरी तरह से साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जब 2017 का चुनाव होगा तो ये बिल्कुल महाभारत के युद्ध जैसा होगा और इसमें बीजेपी की भूमिका अर्जुन जैसी होगी। महोबा पुलिस ने साध्वी प्राची और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को आज उस समय रोक लिया जब वे पार्टी कार्यालय से बाहर निकल रही थीं। साध्वी ने पुलिस पर सरकार के इशारे पर उन्हें कई घंटे बंधक बनाए रखने का आरोप लगाया है। महोबा में 2 दिन पहले एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों के बीच तनातनी हो गई थी। उस समय पुलिस ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था। लेकिन बाद में भाजपा द्वारा इसे राजनीतिक तूल देने की कोशिश हुई तो पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली। साध्वी प्राची आज मामले की पड़ताल करने महोबा पार्टी कार्यालय पहुंची थीं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद जब उनका काफिला पार्टी कार्यालय से निकलकर शहर की तरफ बढ़ा तो पुलिस ने शांति भंग की आशंका में उन्हें रोक लिया। प्रशासन ने जो अभद्र व्यवहार किया कार्यकर्ताओं के साथ में, वो बहुत निंदनीय है। महोबा जिला प्रशासन ने अपने खुफिया तंत्र को सचेत कर दिया है और साध्वी प्राची के नगर प्रवास के दौरान उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने का निर्णय लिया है। डीटीसी के हड़ताली कर्मचारियों ने आज नोएडा के बोटैनिकल गार्डन पर बसों पर पथराव करते हुए 3 डीटीसी की बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के मुंडका में रविवार को अशोक नाम के डीटीसी के ड्राइवर की रोड रेज के चलते एक बाइक सवार ने पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद सोमवार को पूरी तरीके से डीटीसी के चालकों ने डीटीसी का दिल्ली NCR में संचालन बंद कर दिया था और आज दूसरे दिन भी ये हड़ताल जारी रही। लेकिन डीटीसी ने करीब 2000 बसों को आज दिल्ली NCR में संचालित किया। जो संविदा कर्मचारी है वो इन बसों का संचालन कर रहे थे। इसी चीज से नाराज होकर डीटीसी के हड़ताली कर्मचारियों ने बोटैनिकल गार्डन पर 3 बसों को पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया। आपको बता दें कि डीटीसी ड्राइवर की मौत के बाद जो डीटीसी के कर्मचारी हैं वो उसकी मौत का मुआवजा 1 करोड़ रुपए मांगने को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज प्रदेश की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को कई सौगातें दी। आज उन्होंने 25 नए आधुनिक बस अड्डों का शिलान्यास भी किया। इन आधुनिक बस अड्डों में शॉपिंग मॉल, फूड प्लाजा और दूसरी तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी। साथ ही एयर कंडीशन्ड वेटिंग रूम्स भी होंगे। इन पर 142 करोड़ का खर्च आएगा। इसके अलावा लखनऊ के चारबाग बस अड्डे पर पानी की एक ATM मशीन आज से शुरू की गई, जिससे सिर्फ 2 रुपये में 1 लीटर ठंडा पानी यात्रियों को मिल पाएगा। इसे समाजवादी शीतल पेयजल योजना का नाम दिया गया है। आज से लखनऊ में 4 मार्गों पर स्वीडिश कंपनी की स्कैनिया बसें भी चलनी शुरू हो गई हैं। हम 124 साल पुरानी कंपनी है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में इनका नाम आता है, जो वर्ल्ड क्लास ट्रक्स और बसेस बनाते हैं। तो जो आप बस ये देख रहे हैं, ये कंप्लीट ग्लोबल स्टैंडर्ड में सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आती है। सरकार ने फिलहाल 4 रूटों पर स्कैनिया बसों की शुरुआत की है, लेकिन आगे चलकर इन्हें दूसरे तमाम रूटों पर भी बढ़ाया जा सकता है। कानपुर के शताब्दी ट्रेवल्स में आज सेल टैक्स की रेड में 2 करोड़ से ऊपर की सेल टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। दरअसल यात्री बसों के नाम पर नंबर 2 के माल को देश के अलग अलग कोने में लाने और ले जाने का एक काला कारोबार बीते लंबे समय से चल रहा है। आज सेल टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर्स के नेतृत्व में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी भारी भरकम फोर्स के साथ फजलगंज स्थित शताब्दी ट्रेवल्स पहुंच गए और वहां उनके 3 गोदामों में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। इस छापेमारी में सेल टैक्स को इतने बड़े पैमाने पर नंबर 2 का माल मिला कि खुद टीम के होश फाख्ता हो गए। अभी तक लगभग 2 करोड़ के कर चोरी की बात खुद सेल टैक्स के अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं।
हम लोग अभी माल का मिलान कर रहे हैं। जो माल इनका पेपर से आच्छादित है मिल जाएगा, वो तो इनका माल छोड़ रहे हैं, और जो माल इनका नहीं आच्छादित हो रहा पेपर से और कागज से, उस माल पे इन पे पेनल्टी की कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ना तो ये पहला ट्रेवल्स है और ना ही ये पहली बार हुआ है कि ट्रेवल्स की गाड़ियों में नंबर 2 के माल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अब तक सेल टैक्स महकमा कर क्या रहा था। गाजियाबाद में चलाए गए ऑपरेशन इस्माइल की धमक 7 समंदर पार तक पहुंच गई है। अमेरिकी छात्रों का एक दल गाजियाबाद पहुंचकर ऑपरेशन इस्माइल की बारीकियों को समझेगा। अमेरिका के टेक्सास शहर के 10 छात्रों का 2 दल 13 और 19 मई को गाजियाबाद पहुंचेगा और गाजियाबाद पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन इस्माइल और ऑपरेशन मासूम की बारीकियां समझेगा। आपको बता दें कि गाजियाबाद में तैनात एसएसपी धर्मेंद्र कुमार ने ऑपरेशन इस्माइल और ऑपरेशन मासूम चलाकर करीब 100 के करीब ऐसे बच्चों को बरामद करके उनके माँ बाप को सौंपा था जो पिछले काफी समय से गायब थे। बच्चों का गायब होना एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर गाजियाबाद पुलिस ने एक मिसाल कायम की। अगर पुलिस सही तरीके से अपना काम करे तो बच्चों के ट्रैपिंग के केस को काफी हद तक सुलझा लिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत, नेपाल और चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र इस बार नेपाल चीन बॉर्डर रहा। रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता 7.4 मापी गई। आज आए भूकंप का पहला झटका 12:35 पर महसूस किया गया, जबकि इसके 45 मिनट बाद दूसरा झटका महसूस किया। इसका केंद्र जमीन से 19 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। भूकंप आने के बाद उत्तर भारत के तमाम शहरों में अफरा तफरी जैसा माहौल देखने को मिला। लोग दफ्तरों से निकलकर भागने लगे। दिल्ली में मेट्रो सेवा भी कुछ वक्त के लिए रोक दी गई। साथ ही भारत और नेपाल में कई जगह जान और माल का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 25 अप्रैल को आए विनाशकारी भूकंप में जान और माल की भारी क्षति हुई थी। 7,000 से ज्यादा लोगों की इस भूकंप में जानें गई थीं। भूकंप ने नेपाल को एक बार फिर दहला दिया है। 25 अप्रैल के बाद लगातार ये दूसरा मौका है जब एक और बड़े भूकंप ने नेपाल की धरती पे दस्तक दी है। भूकंप की तीव्रता उत्तर भारत सहित उत्तराखंड में भी महसूस की गई। पहला झटका आने के आधे घंटे के अंदर लगातार 2 और भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैज्ञानिकों की माने तो भूकंप का केंद्र नेपाल के गोरखा क्षेत्र के आसपास ही था। नेपाल में आए भूकंप के बाद सीएम ने उत्तराखंड में भी निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड का 275 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत में भी नेपाल में आए भूकंप के तेज झटकों को साफ महसूस किया गया। नेपाल में आए आज के भूकंप ने एक बार फिर पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। हालांकि उत्तराखंड में जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। भूकंप के झटकों की दहशत आज मुख्यमंत्री आवास पर भी देखने को मिली। जिस वक्त लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, उस समय मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर एक कार्यक्रम चल रहा था। जिस वक्त धरती हिली, मुख्यमंत्री आवास पर यूपीएसआरटीसी का कार्यक्रम चल रहा था। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और बड़े अफसर वहां मौजूद थे। मीडिया की टीमें भी थीं। अचानक जमीन हिलने लगी, लोग खुले में भागने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री को घेर लिया और उन्हें लेकर बाहर की तरफ निकले। थोड़ी देर तक अफरा तफरी मची रही और चेहरों पर दहशत देखी गई। करीब 15 मिनट के बाद कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ। भूकंप के झटके आते ही लखनऊ जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को फौरन बंद कर बच्चों को महफूज तरीके से उनके घरों तक पहुंचाने के इंतजाम करने के निर्देश दिए। दोपहर 12:35 पर पूर्वांचल एक बार फिर भूकंप के झटकों से दहल उठा। दोपहर 12:35 पर लोगों ने एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए। हालांकि भूकंप का ये झटका इसके पहले आए झटकों की तुलना में कम अवधि का था, लेकिन इसकी तीव्रता 5 के आसपास रही। लोग बेसुध होकर अपने घरों से बाहर निकल गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि ये झटके आफ्टर शॉक्स हैं, जो 25 अप्रैल को 7.9 की तीव्रता का भूकंप था, उसके साइड इफेक्ट के रूप में सामने आ रहा है।
25 अप्रैल को 7.9 की तीव्रता के भूकंप के साइड इफेक्ट से लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं, लेकिन भूगर्भ शास्त्री और सिस्मोलॉजिस्ट इस बात पर एकमत हैं कि ये जो भूकंप के झटके अब आएंगे वो कम तीव्रता वाले होंगे और उनसे नुकसान की आशंका या संभावना बेहद कम है।